हे गाइस, वेलकम टू ऋतिक्स विजन। सो गाइस, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है गॉस थ्योरम। सो अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स लगा लो और इस टॉपिक का मजा लेते हैं। आज के लेक्चर में गाइस हम कुल मिला के 5-6 टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जहां पे 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे और एक होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एरिया वेक्टर। अब सर ये क्या है? आज तक आप छोटी छोटी क्लासेस में सुनते आए थे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बट अब से आपको क्या समझना है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने कहा सो वेक्टर का मतलब तो वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। यस ऑफ कोर्स। तो जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया होगा ना, उसके पास आपने कहा सर मैग्नीट्यूड तो चलिए हम जानते हैं होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है जो उसका सरफेस एरिया होता है, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होती है। कहां होती है? आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स। जैसे मैंने बोला, मेरा हाथ का पाम देख लो आप, अगर मैंने इस सरफेस एरिया को काटा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्मली आउटवर्ड्स। मैंने ऐसे रख दिया, 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 नॉर्मली आउटवर्ड्स, हमेशा बाहर की तरफ। क्योंकि अच्छा, जैसे हम लोग मम्मी पूछती है ना कि आपका बेटा कहां है, जनरली बाहर रहता है, तो वैसे नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? तो जिसको वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर, यानी कि अगर एलिमेंटल एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका एरिया होगा, सरफेस एरिया, और जो उसकी डायरेक्शन होगी उसको हमने एन कैप से डिनोट किया, वो कहां होगी? नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो गाइस, इसकी जो डायरेक्शन होती है एक एलिमेंटल एरिया की, वो कहां होती है? नॉर्मली आउटवर्ड्स। याद रखना, नॉर्मली आउटवर्ड्स। क्लियर गाइस? हमेशा आपको याद रखना है कि एलिमेंटल एरिया की एक डायरेक्शन होती है जो हमेशा उससे बाहर की तरफ निकलती है। ऐसे होगा तो नॉर्मली आउटवर्ड्स, ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। मैंने अगर यहां पर कोई स्पेसिफिक एरिया कट कर दिया, नॉर्मली आउटवर्ड्स, ऐसे बाहर की तरफ। समझ में आया गाइस? अब आप सोचोगे सर वॉल्यूम का भी ऐसा होता है, तो वॉल्यूम का ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो गाइस, ये था पहला छोटा सा एक पार्ट जहां पर आपको यह समझना था कि अब से एरिया की भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो होगी उसकी नॉर्मली आउटवर्ड्स। क्लियर गाइस? आपने कहा ओके सर, इसको नोट करिए। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि होगा हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है गाइस, जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉलिड एंगल। ठीक, अब देखिए, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, वो है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जानने से पहले आपने ये जरूर सुना होगा प्लेन एंगल। ये क्या है सर? याद करिए बच्चों, एक आर्क जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेनर एंगल या प्लेन एंगल। बेसिकली ये जो आर रेडियस, बेसिकली एक सर्कल था जिसमें एक आर ने सेंटर पे एंगल थीटा बनाया था, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आप पहले से जानते हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। ठीक, सो व्हाट इज सॉलिड एंगल? अब आपके लिए आ गया एक नया वर्ड जिसको हमने क्या बोला? सॉलिड एंगल। सर सॉलिड एंगल क्या है? प्लेन एंगल तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो एक सर्कल का आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल बनाता है। बच्चों, इसकी यूनिट की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि सर इसकी यूनिट होती है रेडियन में। किस में होती है? रेडियन। इसकी यूनिट होती है रेडियन। अब व्हाट अबाउट सर सॉलिड एंगल? ये सॉलिड एंगल क्या चीज है? अब देखिए, सपोज करो आप एक स्फीयर के अंदर चले गए। स्फीयर मान लीजिए गोला, एक 3D स्ट्रक्चर, एक स्फीयर के अंदर चले गए। ठीक, मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो ये जो सरफेस एरिया जो आपने एलिमेंटल काटा, सपोज कर लो एक जो इतना सा एरिया आपकी आंखों पे जो एंगल बना रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। प्लेनर एंगल क्या था? जो एक आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाता था। सॉलिड एंगल क्या है? जो एक सरफेस एरिया एक सर्कल के, एक स्फीयर के सेंटर पे, नॉट सर्कल, एक स्फीयर के सेंटर पे जो एक एंगल बना रहा है, उसको हमने मान लीजिए कि इसको हमने मान लिया कि सर ये स्मॉल सरफेस एरिया है, तो हमने इसको डीएस से डिनोट कर दिया। ठीक, किससे डिनोट कर दिया? डीएस से। अब इसकी डायरेक्शन भी होगी, आप भी जानते हो कहां? नॉर्मली आउटवर्ड्स। क्लियर गाइस? ठीक, ये जो इसने एंगल बनाया हमने इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया स्मॉल सॉलिड एंगल बनाएगा। तो बच्चों, जो सॉलिड एंगल होता है, स्मॉल सॉलिड एंगल, वो सामने वाला सरफेस एरिया अपॉन ये जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस का स्क्वायर का रेशियो होता है। जिस तरह से प्लेनर एंगल क्या होता था? आर्क अपॉन रेडियस, उस तरह से जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस अपॉन डिस्टेंस, सेंटर से यहां तक सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस का स्क्वायर। और इसकी जो यूनिट होती है गाइस, वो यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है?
स्टेरेडियन। जैसे कि प्लेनर एंगल को हम रेडियन में बोलते हैं, सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में बोलते हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो 1 स्टेरेडियन हम क्या बोल सकते हैं सर? 1 स्टेरेडियन क्या होगा? तो 1 स्टेरेडियन इज द एंगल, 1 स्टेरेडियन इज द एंगल subtended by that surface area at the center of sphere whose surface area is equal to square of radius of sphere। क्लियर गाइस? यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि ये आपका सरफेस एरिया अगर ये स्क्वायर ऑफ द रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 स्टेरेडियन इज दी वो एंगल जो ये सरफेस एरिया सबटेंड करेगा जब ये सरफेस एरिया इस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बरोबर। क्लियर गाइस? यानी कि आज तक हम प्लेनर एंगल समझते आए थे कि जो एक आर्क सर्कल के सेंटर पे बनाता है, तो हम सॉलिड एंगल क्या समझेंगे? जो एक सरफेस एरिया स्फीयर के सेंटर पे बनाता है। जैसे हमने मान लीजिए स्फीयर के अंदर है, अब हम देख रहे हैं तो वो सरफेस एरिया जो हमारी आंखों पे, बेसिकली हमारी आंखों से जो एंगल बना रहा है। अच्छा बच्चों, किसी का भी हमें कितना बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है, कोई भी चीज, कोई भी बिल्डिंग की हाइट, वो किस पे डिपेंड करता है? सॉलिड एंगल पर ही डिपेंड करता है। अब जैसे स्टार्स हैं, होते बहुत बड़े हैं बट वो हमें दिखते छोटे हैं क्योंकि उनका सॉलिड एंगल हमारी आंखों में बहुत ही कम बनता है। अब मैं एक मार्कर ले लूं जिसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं है बट एकदम आगे है, क्योंकि इसका सॉलिड एंगल मेरी आंखों में बहुत ज्यादा बन रहा है। नोट इट डाउन गाइस। उसकी यूनिट की बात करें तो रेडियन, इसकी यूनिट की बात करें तो स्टेरेडियन। बस आपको सारी चीजों को क्लियर करना है, अच्छे से नोट करिएगा। हो गया गाइस? मिटाया जाए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें ये भी हम कवर अप ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करिए, मान लीजिए ये तो हमने आपको बता दिया कि जो कोई स्मॉल सरफेस एरिया जो आपकी आंखों पे एंगल बना रहा है, हमने बोला स्मॉल सॉलिड एंगल है। ठीक है, मान लीजिए अगर पूरा सरफेस एरिया कितना बना रहा है तो ये डी का मतलब होता है स्मॉल, डी हमने हटा दिया यानी कि पूरा आपने ले लिया सॉलिड एंगल, तो पूरा सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक गाइस? अगर अब मैंने बोला कि भैया स्फीयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया अगर यही ले ले स्फीयर का, तो आप बता सकते हो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कट गया। यानी कि एक स्फीयर सेंटर पे पूरा देखने पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है? 4 पाई। कितना बनाता है गाइस? 4 पाई। अच्छे से नोट करते रहिएगा इसको भी। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा पॉइंट अगर आप ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं, नोट करते चलिए इसको साथ ही में। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट एक ये है गाइस कि सपोज करो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपकी आंखें इस पॉइंट से आर पोजीशन वेक्टर दूर है, आर पोजीशन वेक्टर। ठीक, और डायरेक्शन को डिफाइन कर ले तो ऐसे आर कैप, ऐसे डिफाइन कर लिया। और जो आपका सरफेस एरिया था वो कुछ एंगल बना रहा था। क्या बना रहा था? एंगल। सर सरफेस एरिया एंगल बना रहा था, मतलब सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है, सर सरफेस एरिया का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड्स। कहां बच्चों? नॉर्मली आउटवर्ड्स। यस और नो? नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो आपकी आंखें सपोज करो एकदम स्ट्रेट देख रही थी और जो सरफेस एरिया आपकी आंखों से कुछ एंगल थीटा बना रहा था। अगर ऐसा कोई केस आया कि आपकी आईज तो एकदम स्ट्रेट ऐसे देख रही है और वो सरफेस एरिया थोड़ा सा टिल्ट है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी बच्चों कि आपको सरफेस एरिया का वो कंपोनेंट लेना होगा जो आपकी पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, यानी आपकी आंखों के डायरेक्शन के अलोंग है। यानी डीएस का वो कंपोनेंट लेना होगा जो आपकी आंखें जिधर देख रही है आर कैप के अलोंग, उसके अलोंग है। यानी कि अगर इस केस में डी ओमेगा की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था? डीएस अपॉन आर स्क्वायर नहीं लेना है आपको। क्या लेना है? डीएस का वो कंपोनेंट जो आपकी आंखों के अलोंग है। यानी कि डीएस अगर यहां से थीटा बना रहा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा गाइस? डीएस कॉस थीटा, यानी डीएस कॉस थीटा अपॉन, सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस आर है तो आर का स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी गाइस कि कैसे सारी चीजों को लेना है। ओके, एरिया एक एलिमेंटल एरिया, एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड्स। आपकी आंखों से आप एकदम स्ट्रेट देख रहे हो, तो अगर सरफेस एरिया कुछ एंगल टिल्टेड है तो सॉलिड एंगल में आपको ये याद रखना होगा कि आपको जो एरिया का वेक्टर है उसका डायरेक्ट उसका कंपोनेंट लेना होगा किसके अलोंग? जिस तरफ आपकी आंखों का पोजीशन या बोले तो यूनिट वेक्टर है। नोट इट डाउन गाइस।
क्लियर गाइस, हो गया? चलो ठीक, तो दो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने सीख लिए। क्या सा सीखा हमने, क्या सीखा? एक हमने ये सीख लिया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा क्या, एक नया वर्ड सीखा, सॉलिड एंगल। सो आर्क जो एक सेंटर पे बनाता है दैट इज प्लेनर एंगल, और जो एक सरफेस एरिया आपकी आंखों में बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल। ठीक, वो होता कैसा, सरफेस एरिया जिसको भी आप देख रहे हो वो सरफेस एरिया अपॉन वहां से आपकी डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या, आपकी डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर वो सरफेस एरिया आपकी आंखों के पोजीशन वेक्टर या आपकी आंखों के यूनिट वेक्टर से कहीं एंगल बना रही है तो आपको वो सरफेस एरिया का कंपोनेंट लेना होगा जो आपकी आंखों के डायरेक्शन के अलोंग है। इतनी बातें अभी तक हमने सीख ली। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, और अब जो वर्ड आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कैसा वर्ड है सर? इसको डिनोट करते हैं ऐसे फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई। ठीक, नीचे ई लिख देते हैं विच डिनोट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है। सर ये फ्लक्स क्या है? ये फ्लक्स हमने पहली बार सुना। गाइस मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी चार्ज होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आपने कहा यस, वी नो दैट। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक, तो उसको हम किससे डिनोट करते थे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हमने कैसे ढेर सारी लाइंस बना दी थी, प्लस से निकलता हूं, माइनस में घुसता हूं, इतनी सारी बातों का डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगी उसको हम सिग्निफाई करेंगे किससे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। ठीक, सपोज करिए जिस भी रूम में बैठे हो आप, वहां पर ढेर सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्निफाई कर रही हैं। ठीक, अब मैंने बोला अगर आपको आपकी सामने से दीवार आपको दिख रही है, उसमें से ढेर सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चाहिए। अब अगर मैंने बोला सिर्फ आपके टेलीविजन से कितनी क्रॉस कर रही हैं, आपके जितना स्विच बोर्ड है उसमें से कितनी क्रॉस कर रही है, जरा वो मुझे बताओ। तो उसकी जो मेजरमेंट है उसी को बोलते हैं फ्लक्स। आपने कहा सर मतलब, अगर मैंने बोला बच्चों कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस बोर्ड में से ढेर सारी जा रही हैं, मैंने बोला सिर्फ इतने जो मैंने बॉक्स बनाया इतने में से कितनी जा रही है, उस मेजरमेंट को बोलते हैं फ्लक्स। इट इज द नंबर ऑफ electric lines of forces, it is the number of electric lines of forces passing through a particular surface area, a particular surface area। क्लियर गाइस, मैंने क्या बोला, इस स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं उसकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। मैंने बोला कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग सिग्निफाई किससे करते हैं गाइस? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। अब इस बोर्ड में से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही होंगी, बट मैंने बोला सिर्फ मुझे इस बॉक्स से चाहिए। आपने बोला जो मेरा टेलीविजन है उसमें से कितनी क्रॉस कर रही है, जो मेरा स्विच बोर्ड है उसमें से कितनी क्रॉस कर रही है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितनी क्रॉस कर रही है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अब सर इसको निकालेंगे कैसे? तो गाइस इस फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो इसी के डेफिनेशन में छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान दो, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक कोई सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे कुछ ऐसे जा रही थी। यहां पर हमने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ऐसे काट लिया। ठीक, इसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल सर नॉर्मली आउटवर्ड्स। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों के बीच में कुछ एंगल समथिंग थीटा बन रहा है। ठीक है, अब देखिएगा तो जो फ्लक्स होता है, मान लीजिए हमने बोला कि इस पूरे में से फ्लक्स फाई जा रहा था, तो स्मॉल में से कितना जाएगा? डी फाई। कितना जाएगा? डी फाई। डी का मतलब होता है स्मॉल। ठीक, तो जो फ्लक्स होता है गाइस वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका? सरफेस एरिया। अगर आप नोटिस करो बच्चों, सरफेस एरिया आपने स्मॉल लिया है तो ds का डॉट प्रोडक्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको क्या दे देगा? फ्लक्स। यानी कि मैंने बोला इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को और जितने भी सरफेस एरिया में आपको चाहिए उसका डॉट प्रोडक्ट हमें वो दे देगा। ठीक है गाइस, आपने कहा ओके सर। क्लियरली अगर हमको पूरे सरफेस से चाहिए होगा, किससे चाहिए होगा? पूरे से, तो हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो यानी कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो आपको क्या आएगा? इंटीग्रल E डॉट ds। क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? E ds cos थीटा। यस और नो? अब इसको एक, अगर आप E cos थीटा को ऐसे साथ में लिख लो और ds को बगल में, तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो ds के अलोंग है। जैसे पीछे क्या बताया था मैंने, आपको ds का वो कंपोनेंट लेना है जो आपकी आंखों के अलोंग है। सिमिलरली
इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वो कंपोनेंट लेना है जो ds के अलोंग है। देख सकते हो E cos थीटा वो कंपोनेंट है जो ds के अलोंग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट रहेगी, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया जब, तो E cos थीटा जब हमारा बाहर आया तो इंटीग्रल ds, इस पूरे सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करने पे सपोज करिए इसका पूरा एरिया a है, कितना है a, पूरा सरफेस एरिया a है, तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E cos थीटा, पूरा ds को इंटीग्रेट कर देंगे तो a आ जाएगा। क्लियर गाइस? और इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं, E डॉट ए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपका ये था, जब आप कभी भी किसी एलिमेंट को काटोगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, या बिना एलिमेंट जब आप काटे करोगे तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, E वेक्टर डॉट ए, मतलब E और A का डॉट प्रोडक्ट। और अगर एंगल की बात करें तो यहां पर जो एंगल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया के डायरेक्शन के बीच का। अब सरफेस एरिया की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्मली आउटवर्ड्स। इतना नोट करिए गाइस, कम ऑन, जल्दी जल्दी नोट करिए इसको, तो धीरे धीरे आगे बढ़े। अच्छे से करना है बच्चों, इसको बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना, आराम से। यानी कि सर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी और सरफेस एरिया का जब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। फ्लक्स एक्चुअली में है कैसा, जस्ट द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया। यानी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चाहिए थी, मतलब उसके एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से हमको फ्लक्स चाहिए था, तो हमने क्या बोला कि उतनी उसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं और जितना भी सरफेस एरिया है उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें सिंपल वे में क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। अब गाइस अगर नोट हो गया हो तो हम इसमें आप केसेस बनाते हैं, कुछ केसेस कुछ ऐसे कि एंगल को वेरी करा करा के हम सारे केसेस बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल का जैसे हम वेरी लेते हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया 0 डिग्री बना रहा हो, या भाई ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एंगल कुछ 90 बना रहा हो, कोई कुछ केस बना रहा हो। जैसे सपोज करिए आपने मान लीजिए सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे और सरफेस एरिया की भी डायरेक्शन भी ऐसे, यानी केस 1 लिया जब थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज आपका, पहले केस में हमने लिया 0 डिग्री, क्या लिया 0 डिग्री। तो बच्चों जो फ्लक्स आएगा, पूरे सरफेस एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है, तो जो फ्लक्स आएगा वो आपका कितना आएगा, आपका होता है E डॉट ए, यानी कि EA cos थीटा, यानी कि EA cos 0, यानी कितना आया EA। क्लियर गाइस? अगर हम सेकंड केस ऐसा ले लें कि थीटा हमारा बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर इज आपका सिंपली, मान लीजिए हमने ले लिया इस केस में हमने क्या लिया था, हमने 0 डिग्री लिया था, इस केस में हम 90 डिग्री ले लेते हैं। जब हमने 90 डिग्री लिया तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, E डॉट ए इज इक्वल टू EA cos 90। cos 90 क्या होता है गाइस, 0। मान लीजिए थर्ड केस हमने ऐसा ले लिया जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस केस में फ्लक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा गाइस, एकदम सिंपल, E डॉट ए यानी EA cos 180, cos 180 होता है -1 यानी कि माइनस EA। तो आप नोटिस कर सकते हो अलग अलग केस में आपका फ्लक्स डिफरेंट आ रहा है। जब थीटा 0 है तो आया EA, अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री का केस ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए आपका सरफेस एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है और जो ds की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, क्योंकि हमेशा सरफेस एरिया की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। उठा के पुट किया तो हमारा जो फ्लक्स आया वो 0 आया। सिमिलर केस में हमने एक थीटा को लिया 180 डिग्री। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो एंगल लेते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एलिमेंटल एरिया या जो भी एरिया लिया होगा आपने उसके अलोंग, अब एरिया जो होता है उनके बीच में, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान दो आप जरा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप ध्यान से देखो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, बट इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फ्लक्स क्या आएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी। हरी आप नोट इट डाउन। हो गया बच्चों? चलिए इसकी बात करते हैं अब यूनिट्स की। अब बात करते हैं हम लोग इसकी यूनिट की, कि अब इसकी यूनिट क्या होगी हमारी। ठीक है, तो फ्लक्स की यूनिट
भाई अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है अच्छे से और पहली की चीजें क्लियर है तो यूनिट्स में कोई भी प्रॉब्लम, यूनिट्स और डायमेंशन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें यूनिट्स एंड डायमेंशन की तो बहुत ही आराम से, जैसे मैंने बोला फ्लक्स क्या होता है सर, आपने बोला सर ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको यूनिट याद हो, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का सबको याद रहता है क्या, फोर्स अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यानी आपने न्यूटन लिखा, ठीक। चार्ज की यूनिट बात करें कूलम, क्लियर। एरिया की बात करें मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आई आपकी किसकी, फ्लक्स की यूनिट। अब यही बच्चों इसकी बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन की बात करो तो सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की lt माइनस 2, क्लियर। अब बात करते हैं चार्ज की, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, क्लियर गाइस। अब करंट की क्या होती है, एम्पियर, ठीक। टाइम की कितने, t से डिनोट किया डायमेंशन, क्लियर। साथ में कौन है, एरिया यानी मीटर यानी लेंथ का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो इनको तो एक साथ अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा मीटर l इंटू एल स्क्वायर यानी l का क्यूब, t ऊपर आएगा t की पावर -3 और यहां पर a। नोट करिए बच्चों अच्छे से इसको गाइस, यहां पे a इनवर्स, ओके। 1/a ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, क्लियर। बच्चों इसकी यूनिट को चाहो तो आप वोल्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय L भी होता था, याद है आपको V बाय D जो फॉर्मूला बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप वोल्ट और अपॉन मीटर भी लिख सकते हो। एरिया आपका क्या है, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट को आप वोल्ट मीटर भी से भी सिग्निफाई कर सकते हो। सब फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी याद होगा आपको फॉर्मूला E इज इक्वल टू V बाई D, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट, D का मतलब डिस्टेंस यानी कि मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाय M भी लिख सकते हैं। एरिया यानी मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट गया यानी वोल्ट मीटर से भी सिग्निफाई कर सकते हैं। कभी भी कोई भी यूज हो सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया। अगर जल्दी से अब ये नोट हो गया हो तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हमारा स्टार्ट होगा गॉस थ्योरम। अब उतरते हैं हम लोग गॉस थ्योरम पे गाइस। अगर ये हो गया हो तो इसको मिटाया जाए, अगर ये हो गया हो तो इसको रब करते हैं। चलिए अब आ ही गया हमारा फाइनली गॉस थ्योरम। सर ये है क्या, अब मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर आपके चार्ज होते हैं, ठीक है, तो वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गॉस थ्योरम यानी कि जो हमारे जर्मन के फिजिसिस्ट थे गॉस, उन्होंने ये बोला कि जो आपका एक रिलेशन दे दिया, बेसिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्जेस हैं, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन इन्होंने बड़े आराम से दे दिया, ठीक। अब गॉस थ्योरम करता क्या है, इट गिव्स द बेसिकली हमें एक रिलेशन देता है। क्या देता है, रिलेशन बिटवीन चार्जेस एंड देयर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एक हमको बड़े ही आसानी से रिलेशन देता है कि जो चार्जेस है और उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस की है उसके बीच में एक रिलेशन, ठीक। अब गॉस थ्योरम पहले कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट फ्लक्स, बोले तो टोटल फ्लक्स ले सकते हो आप इसको, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, थ्रू अ क्लोज्ड hypothetical surface closed hypothetical surface is 1 upon epsilon naught times the total charge bounded। गॉस थ्योरम का यह कहना था कि जो भी फ्लक्स होगा एक क्लोज सरफेस के अंदर। सो व्हाट इज दिस हाइपोथेटिकल सरफेस, ये सरफेस आपको बनाना पड़ेगा, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस भी करेंगे। बट इनका कहना था कि जो भी एक क्लोज सरफेस, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो भी चार्ज है, क्या है, चार्ज, जो भी चार्ज होगा
तो उन्होंने बोला कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली इसने इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपको सीधा क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। यानी इनका सिंपल वे में कहना था कि जो टोटल फ्लक्स होगा इस चार्ज की वजह से या किसी और की वजह से भी, ये जरूरी नहीं कि इसी की वजह से, बट सिंपली जो भी फ्लक्स होगा इस रीजन में वो सिंपली इस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो इसके डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बराबर। ये कहना था गॉस थ्योरम का, क्या कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी टोटल चार्ज बाउंडेड। जो भी इसके जितने भी चार्ज अंदर बाउंड होंगे उसके क्या होगा, ये बराबर। इसकी प्रूविंग बहुत आती है बच्चों एग्जाम्स में इसको प्रूव करने के लिए। अभी आपने पीछे से ये प्रूव कर चुका है कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डीएस, ये आपने पीछे से देखा। तो यानी कि अब फ्लक्स इसके बराबर भी होता है और गॉस थ्योरम ने कहा फ्लक्स इसके बराबर भी होता है, यानी ये किसके बराबर हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको आप लोग नोट कर लो तो इसकी प्रूविंग करते हैं, इसकी प्रूविंग बहुत एग्जाम्स में आती है। कम ऑन बच्चों, इसकी प्रूविंग करते हैं हम लोग, उसको नोट करिए कि फ्लक्स हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया, तो आया कैसे। चलिए करते हैं इसकी प्रूविंग। क्लियर गाइस, चलो अब भाई ये आया तो आया कैसे, बोर्ड्स के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है ये, तो देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, सपोज करिए आपने यहां पर एक स्फीयर एज्यूम किया, उसके सेंटर पे Q चार्ज है, यहां पर आपने एक ds एलिमेंट काटा, ऐसे ds एलिमेंट काटा। अब अगर बात करें बच्चों, ये प्लस चार्ज है सपोज करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे, सिमिलरली इस एलिमेंटल एरिया की डायरेक्शन भी इसके अवे होगी। यस और नो, नॉर्मली आउटवर्ड्स, अवे बोलना ज्यादा बेटर नहीं, नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लक्स निकालो, तो आपने कहा सर फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डीएस, इतना क्लियर। अगर हम लोग बात करें इसको वेक्टर फॉर्म से हटाएं तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ई डीएस कॉस, इनके बीच में एंगल कितना है, डीएस, और ई के बीच में 0। आपने कहा ओके सर, ठीक। इसके बाद आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहां से r डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर डीएस। ये सब कांस्टेंट, ना के बदलेगा, ना ये चार्ज चेंज करेगा, ना ये डिस्टेंस चेंज करेगी, सब बाहर आ जाएंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा इंटीग्रल डीएस। अब इस डीएस को पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के को लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई से 4 पाई कट गया, यानी क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर गाइस, क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बोर्ड्स में प्रूविंग आती है। अच्छा गाइस, इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हो। आपने कहा सर कैसे, आपने एक एलिमेंटल यहां पे ds काटा था, तो यहां पर आप d फाई को क्लियरली e डॉट ds लिख सकते हो। आपने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली इन दोनों के बीच में एंगल 0, यानी नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो e ds cos 0 डिग्री, यानी कि e ds। आपने कहा ओके सर, नो डाउट, क्लियर। ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल d फाई, यानी कि स्मॉल फ्लक्स की, जो इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जा रहा है। आपने कहा ठीक सर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे, इस पॉइंट पे कितना हो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर डीएस, ठीक। अब जैसे कि आपने इस केस में यहां 0 रख लिया, अब इस केस में जैसे कि आपने, अगर मान लीजिए आपको सॉलिड एंगल के वे में इसको प्रूफ करना है, तो आप थीटा को एज अ थीटा रहने दो, क्या रहने दो, थीटा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, के क्यू डीएस अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या बताया था, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से अपने नोट्स को देखो तो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही आपका क्या होता है, सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। आपने कहा सर थीटा तो 0 बना रहा है, रखने की क्या जरूरत है, वैसे तो हम भी जानते हैं वो 0 डिग्री है, अगर आप रख भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो रख दो। अगर आपने रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन आर स्क्वायर cos, अगर आपने यहां पर थीटा को 0 रख दिया तो ये क्या हो गया 1, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ds अपॉन आर स्क्वायर, ds अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है आपका सॉलिड एंगल। अगर याद करिए क्या होता है आपका सॉलिड एंगल, यानी कि के क्यू आपका हो गया डी ओमेगा, ये किसकी वैल्यू है, डी फाई की। अगर अब आप इंटीग्रेट करो दोनों साइड तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी के क्यू। बच्चों थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि इसका पूरा एक स्फीयर का सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। के को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए दो तरह से आपने गॉस थ्योरम को प्रूव किया, तो आपको ये समझना होगा प्रूविंग करनी कैसे है कि एक पॉइंट चार्ज एक स्फीयर पे रखा है,
आपने एक स्पेसिफिक दूरी पे एक एलिमेंट काटा, उस एलिमेंट पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r²। ds का एलिमेंट काटा हुआ है तो आप उसको क्या करोगे, पूरा इंटीग्रेट। जब आपने इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², कटा, यहां से ये प्रूफ हुआ। अगर सॉलिड एंगल के टर्म्स में प्रूफ करना है तो भी आप इसको कर सकते हो। आप जानते हो कि सर ds/r² जो होता है ये हमारा सॉलिड एंगल होता है, और सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा पूरा सॉलिड एंगल एक स्फीयर का क्या होता है, 4π। तो हर तरह से आप इसको दो तरीके से बेसिकली गॉस थ्योरम को एग्जाम्स में प्रूव कर सकते हो। नोट करिए बच्चों, कम ऑन। तो चलिए इसके छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने होंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम में अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो जो आपको जो टोटल फ्लक्स होगा ना वो इन सब चार्जेस की वजह से होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो भी फ्लक्स है गाइस, फ्लक्स वो इस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर वाले चार्जेस की वजह से है। सीधी सी बात है क्या कि जो भी फ्लक्स है वो इस सरफेस के अंदर वाले चार्जेस की वजह से है, बाहर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, इफ देयर आर several charges inside the closed surface या hypothetical surface, ठीक है। अगर inside the closed surface, then जो फ्लक्स होगा क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन Q/ε0, यानी आपको सारे चार्जेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने सबको यहाँ प्लस 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 मान लिया तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3/ε0। क्लियर गाइस। अगर जैसे मैंने बोला अगर क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। यानी इफ देयर इज no charge inside the closed surface, then simply जो फ्लक्स है आपका वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, Q/ε0। Q अगर आपका 0 तो यानी 0/ε0, यानी टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0। अगर मान लीजिए आपका चार्ज बाहर है और हाइपोथेटिकल सरफेस इधर है तो इसके अंदर तो कोई नहीं है, बाहर से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा सर क्यों नहीं लेना देना है, इसका रीजन क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहोगे सर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेगा अपने अंदर से, बिल्कुल निकालेगा। तो क्या सर उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, लेकिन जितनी यहां से एंटर करेंगी उतनी यहां से लीव कर जाएगी। आई अगेन रिपीट, इसके अंदर से जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी बच्चों वो जितनी यहां से एंटर करेगी उतनी यहां से क्या कर जाएगी, लीव। तो जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड है, क्या है टोटल फ्लक्स लिंक्ड, वो हमेशा क्या रहेगा इसमें से, 0। तो कहने का सेंस आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि चार्ज अगर हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर नहीं है तो हमें फ्लक्स को क्या लेना होगा, 0। ओके, नोट करिए छोटे छोटे पॉइंट्स, जल्दी जल्दी नोट करिए तो आगे बढ़ें। आपको एक क्लोज सरफेस जरूर बनाना होगा बच्चों। गॉस थ्योरम आपका वैलिड ही, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ही है ये फिलहाल कि अगर गॉस थ्योरम आपको लगाना है तो एक क्लोज सरफेस बनाना ही होगा। शेप साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्लोज सरफेस आपको बनाना ही पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्लोज सरफेस बनाना आपकी मजबूरी है। क्लोज सरफेस के बिना काम नहीं चलने वाला आपका गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम की कुछ कंडीशंस हैं जो आपको माननी पड़ेंगी और यूजफुल काफी है, आपको अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपका बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल है ये। अच्छे आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत ही अच्छे एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस आए मेंस और एडवांस के नीट में वो सब डिस्कस कराएंगे। बट अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको मिटा दे जाए, ठीक है। तो हमारा 2 पॉइंट हो गए। जो तीसरा हमारा पॉइंट है बच्चों वो यही है कि गॉस थ्योरम को लगाने के लिए आपको एक क्लोज्ड सरफेस बनाना होगा। इट्स वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। कैसा, क्लोज, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और कुछ भी, शेप साइज से कोई लेने देना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज। मतलब समझिए आप क्या कि मतलब कि आपको अगर गॉस थ्योरम लगाना होगा तो आपको एक क्लोज सरफेस बनाना जरूरी है। वहां पे साइज शेप की कोई भी जरूरत, मतलब कि उसमें साइज शेप के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों ये
कि हम सोचते क्या है कि जो फ्लक्स है वो सिर्फ बाउंड चार्ज पे डिपेंड करता है, बाउंड चार्ज पे डिपेंड करता है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि मीडियम पर भी डिपेंड करता है। सर कैसे? अगर एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया यानी मीडियम चेंज हो गया, तो याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस घट जाएंगे, यानी कि फ्लक्स भी आपका घट जाएगा। यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बढ़ने से फ्लक्स जो है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। हमारे दिमाग में ये पॉइंट रहता नहीं है क्योंकि हम सीधा सोचते हैं कि जो भी फ्लक्स है वो बाउंड चार्ज पे ही डिपेंड कर रहा है, बाउंड चार्ज पे ही डिपेंड कर रहा है। बट फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन डाइइलेक्ट्रिक, यानी मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अगर मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया है तो जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही कम हो जाएगा फ्लक्स, क्योंकि जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड, उतनी कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उतना ही कम हमारा फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। नोट करिए बच्चों, कम ऑन, हरे आप नोट करिए। ज्यादातर गॉस थ्योरम हम लोग सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही लगाते हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लो कि इट इज मेनली यूज्ड इन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर इसको ज्यादा यूज किया जाता है, इन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर ये यूज किया जाता है। करना कैसे होगा सारी चीजें सब बताएंगे, बस आपको ये याद रखना है कि क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है, किस पे डिपेंड करता है, साइज शेप जैसा भी हो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। फ्लक्स ज्यादातर अंदर पे जो बाउंडेड चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा या मीडियम पे करेगा। मीडियम का डिस्कशन ज्यादा होता है नहीं, तो आपको ज्यादा फोकस अपना चार्ज पे ही रखना है कि जो चार्ज अंदर है उसी पे डिपेंड करेगा हमारा फ्लक्स। चार्ज जितने भी होंगे सबको लेना है जो हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर है, ठीक। और जहां पर आपका जैसे लगा, आप कहीं भी सकते हो, नो मैटर, कहीं पर भी लगाओ, बट जैसे जहां सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वहां पर गॉस थ्योरम को लगाना ज्यादा यूजफुल होता है, जहां ज्यादा इस्तेमाल होता है वो ज्यादा फर्क पड़ता है ना गाइस। उसी तरीके से नोट करिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में। अगर आप इसको अच्छे से नोट कर लो तो गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस करें। तो गाइस अगर ये हो गया हो तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं गॉसियन सरफेस के बारे में। भैया गॉसियन सरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी निकालना होगा ना तो गॉसियन सरफेस आपको बनाना ही पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस बनता कैसे कोई टफ नहीं है, बट गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज कोई नहीं पढ़ता, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा काम देगी आपको, क्या पता कुछ आपको इससे कुछ फायदा ही मिल जाए। तो पहले गॉसियन सरफेस है क्या, ठीक है क्या भाई? ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ये तो अभी तक आप इतनी देर से समझ ही गए सर। इट इज हाइपोथेटिकल, मतलब इमेजिनरी है जो हम बनाते हैं अपने से, हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस। सर क्लोज सरफेस क्यों बनाते हैं? इट इज हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, ये सब पॉइंट्स पे बताएंगे, जो कि विच इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग फ्लक्स थ्रू वेक्टर फील्ड। आपने कहा सर वेक्टर फील्ड का मतलब? वेक्टर फील्ड का मतलब बेटा वो फील्ड जिनके पास डायरेक्शन होती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, इन सबको क्या बोलते हैं? आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। ये सारी फील्ड्स होती है वेक्टर फील्ड होती हैं। तो ऐसी फील्ड्स में कहीं पर भी आपको फ्लक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? फ्लक्स। तो आप बनाते हो गॉसियन सरफेस। आई अगेन रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये सब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसी फील्ड्स में जहां पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। फ्लक्स क्या होता है सर? इनका मेजरमेंट एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से, इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितने क्रॉस किए, इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया कितने क्रॉस किए, वो निकालने के लिए हेल्प करता है हमारा गॉसियन सरफेस। करते क्या है? एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस हम बना देते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आपको बताते हैं इसको करना कैसे होता है, इसको लगाते कैसे है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करें, नंबर 1 प्रॉपर्टी कि आप एक क्लोज सरफेस बनाते हो, ऑलवेज इट इज अ क्लोज सरफेस। सर क्लोज ही क्यों बनाते हैं? ताकि आप अंदर के चार्ज, बाहर के चार्ज, मतलब अंदर और बाहर में चीजों को आप डिफरेंशिएट करो, सो दैट you can differentiate points that are inside
आउटसाइड और ऑन दी सरफेस तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि हम एक हमेशा एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। क्यों सर? ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कौन इसके अंदर है। क्लोज्ड बनाने से यही तो होता है कि कौन अंदर है कौन बाहर। अब आपने ऐसे बना दिया तो ये पता कैसे चलेगा अंदर बाहर का, कौन अंदर है कौन बाहर है, ये हमें क्लोज से ही पता चलता है। ठीक, ये रही इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपको जिस भी पॉइंट से निकालना होगा, जिस भी पॉइंट से आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जिस भी पॉइंट से निकालना होगा उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस को पास जरूर करा देना आप। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि गॉसियन सरफेस इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट where you have to calculate कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जहां पर भी आपको निकालना होगा उससे आप पास जरूर करा देना। ये इसकी सेकंड और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से है कि जहां से भी आपको निकालना होगा उससे पास जरूर करा देना। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका जो है ऐसा बनाते हैं ताकि थोड़ा सा इसका जो शेप होता है वो सिमेट्रिक होता है। ये सेकंड पॉइंट था हमारा। जो थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट हैव अ सिमेट्री, इट मस्ट हैव शेप ऑफ सिमेट्री। इसके पास सिमेट्री जरूर होनी चाहिए। क्यों सर? क्यों सिमेट्री की क्या जरूरत है हमें बनाने में? जैसे कि अभी हम बताएंगे कैसे कैसे आपके सरफेस बन सकते हैं, बट आपको ये याद रखना होगा कि शेप ऑफ सिमेट्री जरूरी है ताकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहे, ताकि सो दैट आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑलवेज बी नॉर्मल। क्या होनी चाहिए? हमेशा नॉर्मल एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस के क्या रहे? नॉर्मल। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट। कुछ पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से याद रहेंगे तो कभी भी आप फंसने वाले नहीं हो। जैसे कि मैंने बोला, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए जो आपका गॉसियन सरफेस बनता है वो ऐसे एक स्फेरिकल बनता है। क्या बनता है? स्फेरिकल। हमेशा आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके नॉर्मल रहेगी। क्या रहेगी? हमेशा नॉर्मल। और क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब मैंने बोला अगर कोई लाइन चार्ज है, कैसा चार्ज है? लाइन चार्ज। अगर आप देखो कोई लाइन चार्ज है तो उसके लिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनता है। कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल। अगर यहां पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे, प्लस से अवे, देखिए हमेशा नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। और हमेशा कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। नोट करिए बच्चों इसको। कम ऑन, नोट करिए अच्छे से, इसको नोट करिए। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आपको गॉसियन सरफेस को चार्ज से पास नहीं कराना, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता नहीं होता, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आप पास करा सकते हो। क्लियर? तो इसको हटाया जाए। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा फोर्थ पॉइंट, वो कुछ ऐसा है। फोर्थ पॉइंट कि नेवर पास गॉसियन सरफेस फ्रॉम डिस्क्रीट चार्ज। यानी कोई सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा हो उसमें से आप कभी पास मत कराना, क्योंकि चार्ज से आप पास करा दोगे क्यों, और आपको पता ही नहीं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं होती पॉइंट चार्ज के ऊपर से। तो नेवर पास गॉसियन सरफेस फ्रॉम डिस्क्रीट चार्ज एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड देयर, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड देयर। हाँ, एक चीज बच्चों याद रखिएगा, अगर कहीं चार्ज फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां से आप पास करा सकते हो, बट यू कैन पास गॉसियन सरफेस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आपका ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां से r डिस्टेंस दूरी पे आप एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो, लेकिन अगर कोई q चार्ज रखा है तो इसके ऊपर से गॉसियन सरफेस पास नहीं करा सकते। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक पॉइंट चार्ज या डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से आप गॉसियन सरफेस पास नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, बट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पर आप बना सकते हो। तो ये बच्चों गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने पॉइंट्स हमारे हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।